तो आज का अपना टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसमें जो है नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में। एम्प्लॉयज का मतलब होता है वर्कर, और एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो अपने को काम देते हैं वो, मतलब मैनेजमेंट। अब नेगोशिएशन जो है वो क्या होता है, नेगोशिएशन मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे किसी दो ग्रुप के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको अपन बोलते हैं नेगोशिएशन। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है डिमांड ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर या मैनेजर। ठीक है। अब ये ऑटोक्रेटिक बिहेवियर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो भी वाइटल डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं, जो भी हायर अथॉरिटी पे लोग रहते हैं वो। इसके अंदर लोअर लेवल जो वर्कर्स जो रहते हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। ठीक है। तो मेनली अगर डिसीजन जो है वो हायर अथॉरिटी के लोग ले रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। यूजुअली अकर बिटवीन लीडर्स ऑफ एसोसिएशन और रिप्रेजेंटेटिव एंड द मैनेजर और एम्प्लॉयर, मतलब यही सेम चीज़ है। एम्प्लॉयर और वर्कर्स जो रहते हैं उनके बीच में होता है नेगोशिएशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, लीडर और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो लीडर और रिप्रेजेंटेटिव क्यों आ गए, क्योंकि क्योंकि जो भी वर्किंग यूनियन जो है या फिर जो भी वर्कर्स है, किसी भी कोई भी आप कंपनी ले लो उसके अंदर बहुत सारे वर्कर रहते हैं। ठीक है। तो सारे के सारे वर्कर्स तो जा नहीं सकते नेगोशिएशन के लिए। तो क्या होता है, वर्कर्स में से ही अपन कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या लीडर जो है वो चूज कर लेते हैं, जो कि फिर उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो रहते हैं उसको जाके मैनेजमेंट को बताता है। ठीक है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी क्या बोलते हैं नेगोशिएशन होता है वो लीडर और रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं उनके और मैनेजमेंट के बीच में होता है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक नेगोशिएशन है जो कि किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में क्या है, जो भी नेगोशिएशन होता है उसके बाद में एक एग्रीमेंट या फिर जो भी आखिरी में रिजल्ट आता है उसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट। तो ये जो भी आखिरी का रिजल्ट है या फिर जो भी एग्रीमेंट है, ये जो दोनों पार्टीज जो रहती है, मतलब दोनों पार्टी कौन कौन हो गई, एक तो एम्प्लॉयर होगा या फिर मैनेजमेंट हो गया, और सेकंड हो गया वर्किंग यूनियन। इन दोनों के थ्रू एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग तो क्या होगा कि ये नेगोशिएशन रहता है एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के बीच में, रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग के एंड में जो भी रिजल्ट आता है उसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट, और ये दोनों पार्टी के थ्रू एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इसको अपन कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसको कलेक्टिव क्यों बोलते हैं। कलेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रुप इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो एम्प्लॉयर का ग्रुप रहता है और एक वर्कर का ग्रुप रहता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव। और बार्गेनिंग क्यों है, बिकॉज द मेथड ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व। क्योंकि क्या है, इसके अंदर अपने को अगर किसी भी एग्रीमेंट पे पहुंचना है तो उसके लिए अपने को प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल, ऑफर, काउंटर ऑफर और नेगोशिएशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए अपन इसको मिला के बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव इसलिए क्योंकि दो ग्रुप के बीच में हो रहा है, और बार्गेनिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर किसी भी एग्रीमेंट तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको प्रपोजल करना पड़ेगा, फिर सामने वाला काउंटर प्रपोजल करेगा, फिर आप कुछ ऑफर दोगे, फिर वो काउंटर ऑफर करेगा, और ऐसे नेगोशिएशन होने के बाद में आखिरी में अपन किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। उसके बाद में एक इसकी डेफिनेशन जो है वो दी थी टुडविंग ने, टुडविंग टेलर। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सिंगल एम्प्लॉयर और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑन वन हैंड एंड लेबर यूनियन ऑन अदर हैंड, विच रेगुलेट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक एग्रीमेंट है। अब किस किस के बीच में एग्रीमेंट है, जो भी एम्प्लॉयर है उसके बीच में और जो लेबर यूनियन है उसके बीच में, जिसके थ्रू क्या होता है, अपन टर्म एंड कंडीशन जो है एम्प्लॉयमेंट की उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये किसने दी थी, टुडविंग टेलर ने। मतलब मेन आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग में यही ध्यान रखना है, वर्किंग कंडीशन या टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड अगर कोई भी नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयर और लेबर यूनियन के बीच में तो उसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। और फिर लास्ट में किसी भी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं जो कि दोनों पार्टियों को मानना पड़ता है।
अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, तो मेनली इसके दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला रहता है कि जो भी मतलब जो रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से मेंटेन रहे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। और जो भी इंटरप्राइजेस का पीस है या फिर जो भी शांति है इंटरप्राइजेस में या इंडस्ट्री में वो बनी रहे, ठीक है। यही होते हैं इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में आता है अपना लेवल। तो लेवल जो है वो मेनली तीन लेवल रहते हैं। एक रहता है नेशनल, एक रहता है सेक्टोरियल, और थर्ड रहता है अपना कंपनी लेवल। तो नेशनल लेवल पे क्या होता है, नेशनल लेवल पे बाय पार्टी भी हो सकता है और ट्राई पार्टी भी हो सकता है। मतलब इसमें दो पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है और तीन पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। और जो नेगोशिएशन जो है वो किसके बीच में होता है, सेंट्रल एम्प्लॉयज जो रहते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनके बीच में, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो रहती है उसके बीच में अगर कोई भी नेगोशिएशन हो रहा है तो वो आता है अपना नेशनल लेवल बार्गेनिंग में। फिर आता है सेक्टोरियल लेवल बार्गेनिंग। तो सेक्टर कोई भी रहता है ना, उसके अंदर बहुत सारी कंपनी जो है वो रहती है, ठीक है। तो जो सेक्टर के जो एम्प्लॉयज या फिर जो सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उसके बीच में, और जो हेड ऑफ सेक्टर या फिर मैनेजमेंट जो रहता है उसके बीच में अगर कोई भी नेगोशिएशन अगर होता है तो उसको अपन बोलते हैं सेक्टोरियल लेवल बार्गेनिंग। थर्ड आता है अपना कंपनी लेवल। कोई भी एक कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉयज जो हैं और जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके बीच में अगर कोई भी नेगोशिएशन अगर होता है तो उसको अपन बोलते हैं कंपनी लेवल बार्गेनिंग। तो नेशनल हो गया, सेक्टोरियल हो गया और कंपनी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो सबसे पहला ये है कि ये फ्लेक्सिबल है और मोबाइल है। मतलब इजीली अपन क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज। अब अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को लेके दो ग्रुप के बीच में अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो थोड़ा बहुत दोनों को कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे को करना पड़ता है, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, प्लानिंग में हेल्प करता है, स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। और एम्प्लॉयज जो रहते हैं उनको रिटेन करने में हेल्प करेगा। आपका नेगोशिएशन जो है वो अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है आपके वर्कर्स के साथ में, तो आपके वर्कर्स आपको कहीं भी छोड़ के दूसरी कंपनी में नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इनकरेज लेस स्ट्राइक। अगर प्रॉपर क्या बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो रहता है तो स्ट्राइक्स जो है वो भी कम होती है। और हेल्प इन मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है प्री रिक्विसाइट्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। प्री रिक्विसाइट्स मतलब होते हैं कुछ असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें मेनली 6 असेंशियल एलिमेंट है। तो सबसे पहला क्या रहता है, जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक वर्किंग यूनियन का जो है वो लीडर का होना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड आता है प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। वर्किंग जो यूनियन है उसका लीडर होना चाहिए। सेकेंड, अपने पास एक प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है कि जो भी अपनी दोनों पार्टी है, मतलब एम्प्लॉयर और जो वर्कर जो हैं उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो भी मतलब दोनों पार्टीज है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है, इसका अपने पास पूरा के पूरा मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर अपने को एक मीडिएटर जो है वो अपॉइंट करना है। मीडिएटर को अपन बोलते हैं मध्यस्थ। मतलब अगर दो ग्रुप के बीच में बातें हो रही है तो एक मीडिएटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रॉपर कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो प्रोसेस को कंप्लीट करा सके, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट एंड फाइंडिंग बाय बोथ द पार्टीज। मतलब आखिरी में जो भी फाइंडिंग्स निकलती है वो दोनों पार्टी के थ्रू एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 6 एलिमेंट रहते हैं या प्री रिक्विसाइट्स रहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। सबसे पहला तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वर्किंग यूनियन का, प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए दोनों पार्टीज पे। फिर दोनों की अपने को स्ट्रेंथ और बार्गेनिंग पावर क्या है ये पता होना चाहिए, और एक मीडिएटर होना चाहिए, और जो भी फाइंडिंग्स आती है वो दोनों के थ्रू एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद में आता है कैरेक्टर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि ये ग्रुप एक्शन है ना। ग्रुप एक्शन क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो ग्रुप है, मतलब ये दो ग्रुप के बीच में हो रहा है,
ठीक है, एक मैनेजमेंट का ग्रुप है और एक वर्कर का ग्रुप है। ठीक है, सेकंड ये है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर, जो भी नेगोशिएशन जो होता है वो वर्कर के इश्यूज या उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर। ठीक है, समझ में आ गया ग्रुप एक्शन क्यों है, क्योंकि दो ग्रुप इन्वॉल्व रहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी इश्यूज है वो वर्कर्स के रहते हैं और उनके ऊपर ही फिर पूरा नेगोशिएशन जो है वो चलता है। फिर अपन सेकंड आते हैं तो ये फ्लेक्सिबल और मोबाइल है। ठीक है, टू पार्टी प्रोसेस है और इसमें गिव और टेक अप्रोच जो है वो होना चाहिए, टेक इट और लिव इट वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो भी वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है, एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और डेमोक्रेसी एट वर्क, डेमोक्रेसी पहले ही बताया था कि क्या होता है, इसके अंदर मेनली ये होता है कि अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसके अंदर अपन जो भी वर्कर्स जो रहते हैं उसको भी इन्वॉल्व करते हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन कराते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसको अपन बोलते हैं डेमोक्रेसी एट वर्क। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ग्रुप एक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर है, फ्लेक्सिबल है, टू पार्टी प्रोसेस है, गिव और टेक अप्रोच जो है वो यूज करना चाहिए अपने को, है ना, जो भी वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करता है, एक नया कॉन्सेप्ट है, और डेमोक्रेसी एट वर्क। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर मैनेजमेंट। तो अब जो मैनेजमेंट जो है उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं, तो सबसे पहले तो इनको एक लेबर पॉलिसी जो है उसको डेवलप करना है। ठीक है, एक रियलिस्टिक लेबर पॉलिसी जो है उसको डेवलप करना है जो कि एक्सेप्टेबल होनी चाहिए बाय यूनियन लीडर, मतलब जो भी यूनियन का लीडर होता है उसके थ्रू एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और जो भी मतलब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस होता है उसको एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद में जो भी मतलब मैनेजमेंट है उसको अपने रूल्स और रेगुलेशन जो है उसको पीरियोडिकली एग्जामिन करते रहना चाहिए, और जो भी मतलब जो ट्रेड यूनियन जो है उसको फेयर ट्रीटमेंट जो है वो देना चाहिए उनको। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है उसको हर बार ये वेट नहीं करना है कि कब ट्रेड यूनियन वाले आके या फिर वर्कर आके क्या बोलते हैं अपने को प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर मैनेजमेंट को खुद को लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद भी अपने मन से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट जो है उसको एक ही ट्रेड यूनियन से डील करना चाहिए। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल फॉर ट्रेड यूनियन। तो अब जो ट्रेड यूनियन जो है उसके लिए क्या प्रिंसिपल रहते हैं कि इनको कोई भी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, सेकेंड क्या रहता है, जो भी यूनियन का लीडर है उसको हर समय यही नहीं सोचना है कि किस तरह से अपन हाई वेजेस और अच्छी वर्किंग कंडीशन जो है वो सिक्योर करें। अगर आपको अच्छी कंडीशंस चाहिए, अच्छे वेजेस चाहिए, तो आपको उस हिसाब से फंक्शनिंग और काम करके भी दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको बेटर वेजेस और अच्छी कंडीशन जो है वो मिलेगी। उसके बाद में वर्किंग यूनियन जो है या फिर जो भी लीडर रहता है उनको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फाइंड आउट करने हैं जो कि वर्कर्स के जो राइट्स रहती है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो और उनकी बेसिक नीड को फुलफिल ना करें। ऐसे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको रिमूव कराना चाहिए। ठीक है, और व्हेन ऑल द मेथड टू सॉल्व द डिस्प्यूट इज फेल्ड देन द ट्रेड यूनियन लीडर विल गो फॉर स्ट्राइक। मतलब जब डिस्प्यूट सॉल्व करने के सारे मेथड जो है वो फेल हो जाते हैं उस कंडीशन में ही ट्रेड यूनियन का लीडर जो है वो स्ट्राइक पे जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल रहते हैं ट्रेड यूनियन के लिए। अब लास्ट अपना इसका टॉपिक आता है कि कुछ एक जो प्रिंसिपल रहते हैं वो दोनों के लिए रहते हैं, यूनियन के लिए भी है और मैनेजमेंट के लिए भी है। तो उसमें क्या आता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एजुकेशनल और बार्गेनिंग दोनों प्रोसेस है। ठीक है, मतलब इससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है अपने को, और बार्गेनिंग की प्रोसेस तो है ही है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इससे अपन बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो दोनों पार्टी जो रहती है उसको एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल रहना जो है वो जरूरी है। ठीक है, मतलब दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोनों पार्टीज जो रहती है उनके बीच में एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और एक फेथ होना चाहिए। ठीक है,
और जो भी क्या बोलते हैं लीडर रहता है वर्किंग यूनियन का, वो क्या बोलते हैं ऑनेस्ट होना चाहिए, एबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी क्वालिटी जो है वो एक लीडर में है तो जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस जो रहती है वो इफेक्टिव और मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है, तो ये थे अपने प्रिंसिपल फॉर द यूनियन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अपना कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है खत्म।